हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि जो सिटीजनशिप का इशू है इंडिया के अंदर वो दो जगह पे डिस्कस किया गया है। एक तो करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर और एक करा गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इस इशू को डिस्कस किया गया है। बट एक्चुअल में है क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये बताता है कि कौन लोग 26 जनवरी 1950 से इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। ये सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस करता है, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर डिस्कस करे गए हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके क्वेश्चन आता है सिटीजनशिप के ऊपर तो आपको आर्टिकल 5 से 11 भी समझाना है और सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी समझाना है। या तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डायरेक्टली नहीं पूछते तो आपको ये दोनों उसके अंदर समझाने हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके अंदर हमारे 5 तरीके बताए गए हैं जिसके थ्रू आप एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप को, और 3 ऐसे तरीके बताएं जिसके थ्रू आपकी सिटीजनशिप क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। इसमें जो 5 तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो, वो दे रखे हैं बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है बाय नेचुरलाइजेशन। और लॉस कैसे होगी आपकी सिटीजनशिप? आपकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्रेवेशन। ये होते कैसे हैं और ये काम किस तरीके से करती है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको याद करने का भी सिंपल तरीका है, जैसे इसमें बद्रीनाथ और इसके अंदर आरटीडी। लॉस कैसे होगा? आरटीडी से 3 मेथड, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रेवेशन, और एक्विजिशन के लिए BDRIN। आप इसको याद कर सकते हो BDRIN से, यानी कि बद्रीनाथ से, यानी बद्रीनाथ में आप एक्विजिशन कर सकते हो और आरटीडी से आपका क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सिटीजनशिप जो है सेक्शन नंबर 3 बात करता है एक्ट का सिटीजनशिप बाय बर्थ के बारे में। ये उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हो बिटवीन 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक। जो भी लोग पैदा हुए हो इंडिया के अंदर उन्हें इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा अगर वो सिटीजन है बाय बर्थ, यानी कि उनके पैदा होने से उन्हें क्या कंसिडर किया जाएगा, इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में 1 जुलाई 1948 से लेके 3 दिसंबर 2003 तक वो लोग इंडियन सिटीजन माने जाएंगे जो जिनके आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट क्या हो, इंडियन सिटीजन हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म के समय उसके कोई भी पेरेंट, या तो मदर या फादर, दोनों में से कोई भी पेरेंट क्या हो, इंडियन सिटीजन हो। बट आफ्टर 3 दिसंबर 2003 और अभी तक जो भी लोग पैदा हुए हैं, एनीवन बॉर्न इन इंडिया, उन्हें कंसिडर किया जाएगा एन इंडियन सिटीजन बाय बर्थ अगर उनके दोनों पेरेंट इंडियन सिटीजन हो या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और अदर इलीगल इमिग्रेंट ना हो। जो सेक्शन 21B है एक्ट का वो डिफाइन करता है इलीगल इमिग्रेंट को। इट सेज दैट कि इफ एनी ट्रेवलर कम्स टू इंडिया विदाउट एनी वैलिड पासपोर्ट एंड एनी वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट, और इफ ही इज हैविंग अ वैलिड ट्रांसपोर्ट बट he has exceeded the permitted time limited to stay in India, if he or she is engaged in all और एनी ऑफ दैट देन ही विल बी कॉल्ड एज इलीगल इमिग्रेंट। यानी कि कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर ट्रेवल हुआ है बिना किसी वैलिड पासपोर्ट या वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट के, या फिर वैलिड पासपोर्ट पे आया है लेकिन जो भी उसकी टाइम लिमिट थी वो एक्सीड हो चुकी है इंडिया में रहने की, या इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ में अगर वो एंगेज है तो उसे इलीगल इमिग्रेंट कंसिडर किया जाएगा। तो सेक्शन 3 बात करता है कि कौन लोग सिटीजन होंगे बाय बर्थ।
नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन नंबर 4, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ये उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो बॉर्न हुए हैं आउटसाइड इंडिया। तो इसमें भी 3 डेट्स, ये 3 पॉइंट्स को रिमेंबर कर रखना है, याद रखना है। जो भी लोग बिटवीन 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक जो भी इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, अगर उनके फादर इंडियन सिटीजन थे तो वो क्या कहलाएंगे, सिटीजन बाय बर्थ। लेकिन बिटवीन 10 दिसंबर 1922 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक क्या रूल था कि अगर उसके आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, दोनों में से कोई भी पेरेंट अगर इंडियन सिटीजन है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तो वो इंडियन सिटीजनशिप उसको एक्वायर हो जाएगी बाय डिसेंट। लेकिन ऑन एंड आफ्टर, यानी कि 3 दिसंबर 2004 से लेके और उसके बाद में, यानी कि अभी तक क्या रूल फॉलो होता है कि आपको सिटीजनशिप बाय डिसेंट कब प्रोवाइड होगी, आपको वो तब प्रोवाइड होगी जब आपके पैदा होने के विद इन 1 ईयर आपको आपके पेरेंट्स ने इंडियन कॉन्सुलेट के पास में रजिस्टर्ड कराया हो एज एन इंडियन सिटीजन, इस अंडरटेकिंग के साथ में कि आपके पास में किसी और कंट्री की कोई सिटीजनशिप नहीं है। तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट पहले ये वाला मेथड चलता था, उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ, फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाला, और अब जो चलता है 3 दिसंबर 2004 के बाद में वो ये वाला मेथड है। यानी कि अगर आप इंडिया के बाहर पैदा होते हो तो आपको ये वाली चीज़ करवानी पड़ेगी, तभी आप कंसिडर किया जाओगे एज एन इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो बात करता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब सेक्शन 3 और जो हमारा सेक्शन नंबर 4 था वो लिमिटेड है, बाय बर्थ और बाय डिसेंट ये लिमिटेड था, लेकिन इसे थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन भी अलाउ करी गई। इसके अंदर जो ये कैटेगरी के जो लोग होंगे वो भी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ये अप्लाई होता है टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो करंटली होल्ड करते हैं सिटीजनशिप ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टर्म को समझना होगा। इसका मतलब होता है कि आइदर ही, या तो वो खुद या उसके कोई भी पेरेंट का जन्म हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर पार्टीशन से पहले, और हुज पेरेंट्स बर्थ हैज़ बीन ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इंक्लूडेड हुई थी आफ्टर 15 अगस्त 1947, तो वो अपने आप को इंडियन सिटीजन बना सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और ये जो फॉलोइंग कैटेगरीज के लोग हैं ये भी अपने आप को इंडियन सिटीजन बना सकते हैं, सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहली कैटेगरी, पर्सन जो रिसाइड कर रहा है इंडिया के अंदर फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करने से पहले आप 7 साल तक इंडिया के अंदर रिसाइड कर रहे हो, या फिर आप रिसाइड करते हो कहीं बाहर इंडिया में, या फिर आपने कोई ऐसे पर्सन से शादी करी हो जिसके पास में इंडियन सिटीजनशिप है, या फिर माइनर चाइल्ड ऑफ एन इंडियन सिटीजन, या फिर आप पर्सन हो ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी जो रिसाइड करता हो कोई कॉमनवेल्थ कंट्री या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करवा सकते हैं, सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आप सिटीजनशिप को एक्वायर करते हो बाय नेचुरलाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोड है हमारा एक्विजिशन का जो सेक्शन 6 के अंदर दिया गया है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इन सारी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करता है और वो पर्सन एक एप्लीकेशन सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप को रजिस्टर कर सकती है। तो अब डिस्कस करते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली, ही वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू द कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड, यानी कि वो कोई ऐसी कंट्री को बिलोंग नहीं करना चाहिए जहाँ पे इंडियंस को प्रिवेंट किया जाता है, इंडियंस को वहाँ पे रोका जाता है। उसने रिनाउंस करी हो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को, या फिर बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन 12 मंथ्स रिसाइडिंग इन इंडिया एंड डूइंग अ गवर्नमेंट सर्विस। इसका मतलब है कि बिफोर अप्लाइंग
he should be residing in India for at least 12 months or should be doing any government services. नेक्स्ट आता है डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 मंथ्स में क्या करना है वो इसमें दिया गया है, लेकिन इस 12 महीने के पहले जो 14 साल का पीरियड है उसके अंदर या तो वो रिसाइड कर रहा हो इंडिया के अंदर रह रहा हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफ सर्विसेज कर रहा हो, या फिर 14 साल में से वो 11 साल भी क्या कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ सर्विसेज के अंदर इंक्लूडेड हो, पार्शली दोनों माने जाएंगे। गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेजेस की जो 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन करी गई है, और जब उसे सर्टिफिकेट इशू हो जाए तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो इंडिया के अंदर ही रिसाइड करेगा। इसमें एक चीज़ और है, अलॉन्ग विथ ऑल दिस गवर्नमेंट के पास में पावर है कि अगर कोई पर्सन परफॉर्म करता है कोई भी डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, पीस, ह्यूमन राइट्स, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कोई भी क्वालिफिकेशन को या ऑल ऑफ दीज क्वालिफिकेशंस को वेव्ड ऑफ कर सकती है जो नेचुरलाइजेशन के अंदर हमें दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आता है वो हमारा आता है सेक्शन नंबर 7 जो बात करता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि कोई भी कंट्री जो ऐड करी गई है एज एन एक्स्ट्रा टेरिटरी अंडर इट सोवरेनिटी, तो पीपल जो उस कंट्री के या जो उस नेशन के होंगे वो इंडियन सिटीजन कंसिडर किए जाएंगे, उन्हें इंडियन सिटीजन क्या करा जाएगा माना जाएगा। यानी कि अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाता है तो वहाँ के कौन कौन लोग ऐसे होंगे जो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करेंगे। जैसे इसमें बताया हुआ है कि इंडिया सक्सीडेड द टेरिटरी ऑफ गोवा एंड दमन दीव फ्रॉम पोर्टुगीज, हेंस कोई भी एनीवन हु और एनी और वन ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जिनका जन्म बिफोर 20 दिसंबर 1961 को इन द टेरिटरी में हुआ था, जो कि नाउ कंप्रोमाइज द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, उन्हें कंसिडर किया जाएगा या उन्हें वो क्या बन जाएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएंगे ऑन दैट डे अंडर गोवा दमन दीव सिटीजनशिप ऑर्डर 1962। और सेम इसी तरीके से जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962, जो ये बताएगा कि कौन कौन लोग जो है वो इंडियन सिटीजन का क्या होंगे पार्ट होंगे। अब ये तो हमने देखा कि हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, ये 5 तरीके हमने देखे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 7 तक। अब हमारी सिटीजनशिप लॉस कैसे होगी तो वो हमारे इन 3 सेक्शंस के अंदर दिया गया है, सेक्शन नंबर 8, 9 और 10। सेक्शन नंबर 8 बात करता है रिनंसिएशन के बारे में, यानी कि आप डिक्लेरेशन कर दो, आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो कि भाई मुझे नहीं चाहिए आपके यहाँ की सिटीजनशिप, आप खुद क्या कर रहे हो रिनाउंस कर रहे हो, आप डिक्लेरेशन कर रहे हो कि मैं इस सिटीजनशिप को छोड़ रहा हूँ, तो ये रेनंसिएशन होता है। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन, सेक्शन नंबर 9, यानी कि आप वॉलेंट्रली आप अपनी इच्छा से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को क्या कर रहे हो एक्वायर कर रहे हो। और थर्ड आता है डिप्रिवेशन, सेक्शन नंबर 10, जिसमें कंपलसरी टर्मिनेशन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आपने कोई फ्रॉड किया हो या आप डिसलॉयल हो या वॉर के टाइम पे आपने किसी ऐसी कंट्री के साथ में कम्युनिकेट किया हो जो एनिमी कंट्री थी, या फिर आप 2 साल के लिए क्या गए हो जेल गए हो। इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि रिनंसिएशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट करी हो स्कूल के अंदर कि मुझे इस स्कूल के अंदर नहीं पढ़ना है, तो वो क्या हो गया रिनंसिएशन, जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हो। टर्मिनेशन का मतलब हुआ कि आपने वॉलेंटरली किसी दूसरे स्कूल के अंदर क्या कर लिया हो एडमिशन कर लिया हो, तो इसका मतलब आपने वॉलेंटरली एक्वायर कर लिया हो किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को। और डेप्रिवेशन का मतलब होता है आपको आपके प्रिंसिपल ने ही स्कूल से निकाल दिया हो, यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने आपको स्कूल से निकाल दिया हो क्योंकि आपने फ्रॉड किया है, डिसलॉयल हो, वॉर के टाइम पे कम्युनिकेट किया है विद द एनिमी कंट्री, और 2 साल तक आप जेल में, यानी कि इंडियन सिटीजन एक्वायर करने के, यानी कि अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर तो कर ली है लेकिन वो एक्वायर करने के 5 साल के अंदर आपको 2 साल की सज़ा हो चुकी है,
तो भी आपकी सिटीजनशिप क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, टाटा बाय बाय हो सकती है। अब ये जो सिटीजनशिप एक्ट हमने पढ़ा 1955 का, इस एक्ट के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। इसके अंदर कहा गया कि जो भी लोग जिनका भी जन्म इंडिया के अंदर हुआ है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 उन्हें इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। और जो भी लोग बॉर्न हुए आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर और 4 दिसंबर 2003 उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी अगर उनकी आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। अगर वो इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हैं तो ही उनको मिलेगी। अमेंडमेंट 1992 में हुआ कि इससे पहले ये मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इसके अंदर कहा गया कि ओनली फादर की इंडियन सिटीजनशिप को ही नहीं देखेंगे बल्कि दोनों में से किसी भी पेरेंट्स की, तो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अमेंडमेंट 2003 ने इलीगल इमिग्रेंट का जो टर्म था उसको इंट्रोड्यूस किया था कि आपके दोनों पेरेंट्स या तो इंडियन सिटीजन हो या एक पेरेंट अगर इंडियन सिटीजन है तो दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये हमने सेक्शन 3 के अंदर भी पढ़ा था कि इलीगल इमिग्रेंट कौन होते हैं। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ वो अमेंडमेंट करा गया अमेंडमेंट इन 2005, जिसके अंदर ओवरसीज सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई थी कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया के अंदर रह रहा है या वर्क कर रहा है आउटसाइड इन एनी अदर कंट्री उसे पर्सन ऑफ ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन विद इंडियन ओरिजिन कार्ड उसे मर्ज कर दिया गया था विद द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन 2015। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज रेफर्ड टू समवन जो होल्ड करता है पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री बट वो इंडियन ओरिजिन का है एंड वॉज ऑब्लिगेटेड टू कैरी दी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड। 2019 के अमेंडमेंट ने एडिशन करा था इन प्रोवाइजो सेक्शन 21B ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो एडिशन था ऑफ प्रोवाइजो इन सेक्शन 21B ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये प्रोवाइजो स्टेट करता है कि पर्सन जो भी फॉल करता है अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज उन्हें इलीगल इमिग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। कौन लोग होंगे वो, कोई भी पर्सन जो बिलोंग करता है हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान जो एंटर्ड हुए इंडिया के अंदर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 एंड हु हैज़ बीन जिसे एक्सटेम्प्ट किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय और अंडर क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 2 of section 3 of passport entry into India Act 1920 from application of the provision of the Foreigners Act 1946 और any rule or order made under, यानी कि 2019 के अंदर 21B के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड करा गया कि हम किन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे। तो पर्सन जो हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान उनको नहीं मानेंगे जो इंडिया के अंदर एंटर हो चुके हैं बिफोर या फिर ऑन 31 दिसंबर 2014, या फिर जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा हो एक्सटेम्प्ट कर रखा हो अंडर क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ 3 पासपोर्ट एक्ट 1920 या फिर फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस फॉरेनर्स एक्ट 1946 या कोई भी रूल या ऑर्डर हमारे गवर्नमेंट ने दिया हो। तो यही था आज की वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिटीजनशिप का तो आप सिटीजनशिप दोनों एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की भी आपको एक्सप्लेन करनी है और सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें सिटीजन कौन होंगे अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो भी आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। अगर आपको और भी कोई वीडियो जिसके ऊपर आपको नोट्स चाहिए या आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। थैंक यू।